नमस्कार, बीकॉम तृतीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम पेपर फर्स्ट ईएफएम ग्रुप फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन के तीसरे लेक्चर में आपके साथ हैं। अब इसमें हम पिछले जो दो लेक्चर में हमने पढ़ा उसके निरंतरता में आगे बढ़ेंगे। अब तक हमने पढ़ा कि भारतीय वित्त व्यवस्था कैसी है, मुद्रा बाज़ार क्या है, उसके अन्य गुणधर्म पढ़े, कंपोनेंट वगैरह। इसमें अब निरंतरता में हम अब आगे पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ इंडियन मनी मार्केट। भारतीय मुद्रा बाज़ार का कंपोजिशन क्या है। अगर हम इस क्लासिफिकेशन को देखें तो हम इसको दो मुख्य भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी संगठित बाज़ार, और दूसरा है अनऑर्गेनाइज यानी असंगठित बाज़ार। ऑर्गेनाइज, पहले हम अनऑर्गेनाइज को पढ़ेंगे। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो है जिसमें पैसे से संबंधित जो लेन देन हो रहा है, एक उधार ले रहा है, दूसरा उधार दे रहा है, ब्याज दर है वगैरह, उसका कोई भी एक नियमित रिकॉर्ड नहीं है, उसके कोई स्टैंडर्ड नियम नहीं है, वो पुरानी पद्धति से चल रहा है। इनको कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में मुख्य तौर पर हम देखेंगे लोकल मनी लेंडर और साहूकार। ये पुरानी पद्धति के लोग होते हैं जिनसे ज़रूरतमंद लोग पैसा लेते हैं, उसके एवज में कोई चीज़ गिरवी रखते हैं, उस पैसे की ब्याज दर वो अपनी मनमानी ब्याज दर लगाते हैं और अपनी शर्तों पर देते हैं। तो जो पुरानी भारतीय व्यवस्था है उसमें आज भी ऐसा ही है। जहां बैंकों की और दूसरी वित्तीय संस्थाओं की पहुंच नहीं है, वहां आज भी ज़रूरतमंद किसान या छोटा व्यापारी इन्हीं से पैसा लेता है। इनको कहते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और भारतीय पूंजी बाजार का अनऑर्गेनाइज सेक्टर अभी भी बहुत बड़ा सेक्टर है। दूसरा इसका भाग है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी सिस्टमेटिक वे में जब पूंजी बाजार मुद्रा बाजार को विकसित किया गया तो वो कहला गया ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक वित्तीय संस्थाओं का नेटवर्क बनाया गया है, जैसे आरबीआई है जो इसका कंट्रोलर है और रेगुलेटर है, डेवलपमेंटल बैंक हैं यानी विकास बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कोऑपरेटिव बैंक है, कमर्शियल बैंक है, प्राइवेट बैंक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, यानी वो सारी वित्तीय संस्थाएं जो किसी न किसी रूप में अलग अलग तरीके से और अलग अलग ज़रूरत को देखते हुए मुद्रा की पूर्ति करती है यानी पैसा उपलब्ध करवाती है, वो सब ऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा है। अब हम आगे इसमें पढ़ेंगे डिफेक्ट ऑफ इंडियन मनी मार्केट यानी भारतीय मुद्रा बाजार में कमियां क्या है। क्योंकि भारतीय मुद्रा बाजार अभी तक यूरोपीय मुद्रा बाजारों की तरह पूर्णतः विकसित बाजार नहीं है, तो उसकी कमियों पर अगर गौर करेंगे तो पहला है इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर। अभी भी भारतीय मुद्रा बाजार में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का बहुत ज़्यादा हिस्सा है, महत्व है। तो जो सरकार मुद्रा बाज़ार से संबंधित नीतियां बनाती है वो पूरे मुद्रा बाज़ार पर लागू नहीं हो पाती, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर अभी भी इससे बाहर है और बहुत बड़ी संख्या में है। उसका हिस्सा जो है प्रतिशत में बहुत ज़्यादा है। तो उसको जब तक आप ऑर्गेनाइज में नहीं लाओगे तब तक एक सक्षम मजबूत पॉलिसी अप्लाई नहीं की जा सकती। दूसरा है लैक ऑफ बैंकिंग फैसिलिटी। नो डाउट जब अनऑर्गेनाइज सेक्टर ज़्यादा है, इसका मतलब कारण ही यही है कि अभी तक पूरे भारत में गाँव में छोटे कस्बों तक बैंकिंग फैसिलिटी पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाई है। आज भी भारत में ऐसे कई गांव हैं, सैकड़ों गांव हैं जहां तक अभी तक बैंक की ब्रांचें नहीं पहुंची है। तो जब बैंक है ही नहीं उस जगह पर, तो वहां के लोग लोकल मनी लेंडर या साहूकारों से पैसा लेने के लिए मजबूर है, क्योंकि उनके पास में कोई विकल्प नहीं है। तो जो भारतीय मुद्रा बाज़ार की दूसरी सबसे बड़ी कमी है लैक ऑफ बैंकिंग फैसिलिटी। फिर डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर में अलग अलग अंतर, यानी मुद्रा बाज़ार में एक ही कार्य के लिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संस्थाएं अलग अलग तरीके से ब्याज दर लगाती है, जो मुद्रा बाज़ार की एक कमी के रूप में गिना जा सकता है।
फिर है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी सामंजस्य का अभाव। भारत में मुद्रा बाजार में इतनी संस्थाएं हैं जिनका आपस में ही सामंजस्य नहीं हो पाता, जिससे एक सुचारू रूप से मुद्रा बाजार यानी मनी मार्केट का संचालन नहीं हो पाता। जैसे आरबीआई की गाइडलाइन कुछ और कहती है, डेवलपमेंटल बैंक अपना नियम लगाते हैं, तो आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। कमर्शियल बैंक का नियम अलग है, एसबीआई के एक्ट अलग है, तो इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन के अभाव में मुद्रा बाजार सुचारू रूप से नहीं चल पाता। फिर है लैक ऑफ कैपिटल इन मनी मार्केट। मनी मार्केट को डेवलप करने के लिए पूंजी की ज़रूरत होती है, क्योंकि स्थायी पूंजी से ही मनी मार्केट का संचालन ढंग से हो पाएगा, और भारतीय मुद्रा बाजार में अभी तक पूंजी की कमी है। तीसरा अगला पॉइंट जो है वो लैक ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, यानी शाख संस्थाओं का अभी भी अभाव है, कम है। शाख संस्थाएं ही अलग अलग व्यक्तियों, कंपनियों या फर्मों को उधार पैसा देती है, और शाख संस्थाओं की वो क्षमता होती है कि वो दूसरे ज़रूरतमंदों को शाख के आधार पर पैसा दे सकें। फिर लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बिल मार्केट। बिल मार्केट अभी भी भारत में इतना विकसित नहीं है जितना यूरोपियन और अन्य विकसित देशों में है, जिसके तहत व्यापारी, छोटे बड़े सभी व्यापारी अपने बिल को डिस्काउंट करवा सकें। इससे बाज़ार में मुद्रा का प्रवाह निरंतर बना रहता है। नहीं तो क्या होता है, व्यापारी ने माल बेच दिया, जिसने माल खरीदा उसने माल उधार पर लिया है, अब वो उधार 1 महीने बाद चुकाएगा तो 1 महीने तक उस व्यापारी के पास में पैसा नहीं आएगा। अगर पूर्ण रूप से विकसित बिल बाज़ार हो तो उस व्यापारी को अपने व्यापार का पैसा तुरंत मिल जाएगा उन संस्थाओं के थ्रू। और आखिरी है सीजनल रिक्वायरमेंट। मुद्रा बाज़ार में जो मुद्रा की ज़रूरत होती है वो सीजनल होती है, किसी एक सीज़न में उसकी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, तो मुद्रा की जो तरलता है उसकी आवश्यकता भी उसके अनुरूप बदलती रहती है। इसके आगे अगले पॉइंट में पढ़ेंगे सजेशन फॉर इम्प्रूविंग इंडियन मनी मार्केट। यानी अब तक हमने ये पढ़ा कि भारतीय मुद्रा बाज़ार में कमियां क्या है, डिफेक्ट क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि इन डिफेक्ट को सही करने के सुझाव क्या क्या हैं। पहला सुझाव है कंट्रोल ओवर इंडिजीनियस बैंकर। ये जितने भी साहूकार या लोकल मनी लेंडर हैं, सबसे पहले तो इन पर नियंत्रण होना चाहिए, ताकि सरकार को ये पूरे आंकड़े प्राप्त हों कि कितना लोगों को पैसा चाहिए और कितना मार्केट में उपलब्ध है। फिर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हुंडीज़। पूरे भारत में हुंडी के थ्रू व्यापार होता है। पुराने समय में हुंडी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता था जिसके थ्रू पैसा उधार दिया और लिया जाता था। हर क्षेत्र के अनुसार उस हुंडी का स्वरूप अलग होता था, उसकी भाषा अलग होती थी, उसकी लेखन शैली अलग होती थी, उसकी शर्तें अलग होती थी। लेकिन अगर मुद्रा बाज़ार को एक रूप बनाना है तो इन हुंडीज़ को जो पूरे भारत में प्रचलन में है, इनका एक रूप होना ज़रूरी है, यानी स्टैंडर्डाइजेशन होना ज़रूरी है। चाहे आप भारत के किसी भी हिस्से से हुंडी खरीद लें, उसकी जो कंडीशंस है वो सबकी एक जैसी होनी चाहिए। इसे कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हुंडी। फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इतने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होने के बावजूद भी भारत जैसे बड़े देश में, जिसकी भौगोलिक स्थिति, जिसकी जनसंख्या और जिसका व्यापार सभी बहुत उच्च स्तर के हैं, बहुत ज़्यादा हैं, उनको देखते हुए अभी भी वित्तीय संस्थाएं भारत में कम हैं। तो उनकी ज़रूरत को देखते हुए, उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए नए वित्तीय संस्थान भी शुरू किए जाएं। डेवलपमेंट्स ऑफ बिल मार्केट, नो डाउट अभी हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा कि बिल मार्केट का अभाव है, तो बिल मार्केट का भी पूर्णतः विकास होना चाहिए ताकि व्यापारिक गतिविधियां आसान से हो सके। डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन, बैंक की जो क्रियाएं हैं उनका दायरा भी बढ़ाया जाए, उनकी आम अप्रोच बढ़ाई जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंक से जुड़ें और लेन देन का काम बैंकों के थ्रू हो। स्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लियरिंग हाउसेस। क्लियरिंग हाउसेस का मतलब है जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी क्लियरिंग होना ज़रूरी होता है। तो क्लियरिंग में स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए एक क्लियरिंग हाउस स्थापित किया जाता है जो दोनों पार्टी के बीच में उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का वो क्लियरिंग करता है, लेनदार को दे देता है, देनदार को दे देता है।
उसके अनुरूप वो उसको सेटल्ड करता है। स्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लियरिंग हाउस। फिर है ट्रांसफ़र फैसिलिटी ऑफ मनी। आज के युग में जब सारा काम तेज़ी से हो रहा है तो पैसे का ट्रांसफ़र भी तुरंत होना चाहिए, जल्दी से जल्दी होना चाहिए, जिसमें किसी तरह की कोई समय ना लगे, ताकि जिस पार्टी को पैसा चाहिए उसको उतनी ही जल्दी वो पैसा उपलब्ध हो सके। एक्सटेंट ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट की तीव्रता कितनी है, वो कितना ज़्यादा विकसित है, उसकी तीव्रता बढ़ाई जाए। फिर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मार्केट। भारत में अभी तक भारतीय मुद्रा बाजार का द्वितीय बाजार विकसित नहीं है, या यूँ कह दो है ही नहीं। तो मुद्रा बाजार का द्वितीय बाजार बनाने की भी शुरुआत की जानी चाहिए, ताकि मुद्रा बाजार की जो प्रतिभूतियां हैं उनको निवेशक सेकेंडरी मार्केट में खरीद या बेच सके। और आखिरी है कंट्रोल ओवर चिट फंड कंपनीज। क्योंकि चिट फंड कंपनीज आम पब्लिक की छोटी छोटी सेविंग को इकट्ठा करती है और उस पर किसी तरह कोई सरकार का नियंत्रण नहीं रह पाता, रेगुलेटरी बॉडी का नियंत्रण नहीं रह पाता, तो उससे मुद्रा का सही प्रवाह का पता नहीं लगता। अतः चिट फंड कंपनीज पर नियंत्रण होना चाहिए। अब हम बहुत ज़रूरी पॉइंट है वो पढ़ेंगे कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, भारतीय मुद्रा बाजार के उपकरण कौन कौन से हैं जिससे मुद्रा बाजार में पैसे का लेन देन होता है, किस तरीके से, किस थ्रू होता है। तो प्रोमिसरी नोट, सबसे पहला है प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट एक तरह की हुंडी है जिसमें पैसा लेने वाला लिखित में ये प्रॉमिस करता है, वचनबद्ध होता है कि मैं इतने समय में इस ब्याज दर के साथ आपका पैसा लौटा दूंगा, वो प्रॉमिस करता है। तो ये प्रोमिसरी नोट एक पार्टी दूसरी को देती है और यही प्रोमिसरी नोट आगे खरीदा या बेचा जा सकता है। दूसरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है कि समय से पहले बिल को खरीदना या बेचना। सपोज एक व्यापारी ने या एक ट्रेड फर्म ने मैन्युफैक्चरिंग फर्म में प्रोडक्ट बनाया और होलसेलर को बेच दिया। होलसेलर ने वो सारा माल उधार में खरीदा और ट्रेडर ने उस माल के अगेंस्ट में उसको बिल भेज दिया। जिसने खरीदा उसने कहा मैं इस बिल का पेमेंट 1 महीने बाद करूँगा। तो अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो तो वो उस बिल को वो ट्रेडर बैंक में दे देगा और बैंक उसको उस बिल का पहले पैसा दे देगा 1 महीने से पहले, और जो व्यापारी जिसने माल खरीदा था वो उस बिल का भुगतान बैंक को 1 महीने बाद कर देगा। इससे दोनों पार्टियों को पैसे की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिसने माल बेचा उसको समय से पहले पैसा मिल जाएगा, जिसने माल खरीदा उसको पेमेंट समय पर ही करना पड़ेगा। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, ताकि एक पार्टी दूसरे पार्टी को बिल बैंक के थ्रू दे देती है और उनको पेमेंट जल्दी मिल जाता है। फिर है हुंडी। हुंडी एक तरह का प्रोमिसरी नोट है जिसमें पैसे के लेन देन की शर्तें और कंडीशंस लिखी जाती है और उस हुंडी को आगे खरीदा और बेचा जा सकता है। ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल जनरली आरबीआई ही इशू करता है। ट्रेजरी बिल में अल्पकाल के लिए पैसे का निवेश किया जा सकता है। जब भी आरबीआई को तरलता पैसे की ज़रूरत होती है तो वो ट्रेजरी बिल इशू करते हैं, जो अल्पकाल के लिए होता है, जो 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के लिए होता है। वो उसमें जो वित्तीय संस्थान हैं या जो इंडिविजुअल निवेशक है वो उनको खरीदते हैं और एक निश्चित समय के बाद ब्याज सहित उनको वापस लौटा दिए जाते हैं। तो ट्रेजरी बिल में मुख्य अंतर यही है कि अल्पकाल में है और इनको आरबीआई ही इशू करता है, यानी सरकार इशू करती है। दूसरा है कमर्शियल पेपर यानी वाणिज्यिक पत्र। जब कोई बड़ी व्यापारिक फर्म, कोई बड़ी कंपनी सीधे निवेशकों से ऋण लेती है अल्पकाल के लिए तो वो वाणिज्यिक पत्र इशू करती है, कमर्शियल पेपर, जिसमें वो वचनबद्ध होती है कि मैं निश्चित समय के पश्चात आपका मूलधन और ब्याज लौटा देंगे। और वो ऋण पत्र वो वाणिज्य पत्र इस बात का सबूत होता है। वो वाणिज्य पत्र आगे भी खरीदा और बेचा जा सकता है जब तक कि उसकी मैच्योरिटी ना आए। अब है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जनरली वित्तीय संस्थाओं के साथ होता है। जब
निवेशक अपना पैसा बैंक में लगाता है, बैंक में जमा कराता है और बैंक उस अल्पकाल के जमा का एक लिखित में सर्टिफिकेट देता है जो कहलाता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसमें ये कहा जाता है कि इस निवेशक का इतना पैसा बैंक में जमा है, इस ब्याज दर के साथ इतने समय बाद लौटा दिया जाएगा। ये है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। और फिर इंटर बैंक पार्टिसिपेशन। इंटर बैंक पार्टिसिपेशन मतलब जब अल्पकाल के लिए वित्तीय संस्थाओं को आपस में तरलता की ज़रूरत होती है तो वो इंटर बैंक पार्टिसिपेशन करते हैं। अगर किसी बैंक या किसी ब्रांच में तरलता की अधिकता है तो वो अपनी तरलता दूसरे बैंक या ब्रांच को दे सकता है जिसको तरलता की ज़रूरत है। तो ये कुछ मुख्य इंस्ट्रूमेंट थे मनी मार्केट के, जिनको आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। मैंने साथ में PDF फाइल नोट्स आपको शेयर किए हैं जिसमें इनके सभी के गुणधर्म दिए गए हैं। अब है ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के जो मुख्य घटक हैं वो है एस्टेब्लिश्ड सेंट्रल बैंक होना चाहिए, जैसे अपने यहाँ RBI है। डेवलप्ड बैंकिंग सिस्टम होना चाहिए, अपने यहाँ कमर्शियल बैंक खूब हैं, नेशनलाइज बैंक वगैरह, एक प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम है। डेवलपमेंट ऑफ सब मार्केट। सब मार्केट का मतलब होता है जहाँ ये मुद्रा बाज़ार की प्रतिभूतियों का खरीदना और बेचना हो। यूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी, जो मुद्रा के जो इंस्ट्रूमेंट है उनका यूज़ हो, इक्वल इंटरेस्ट रेट हो, कंपटीशन हो आपस में, और इफ़ेक्ट ऑफ बिजनेस साइकिल हो। ये ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट की कुछ शर्तें हैं। इसी के साथ में आज का ये टॉपिक पूरा होता है। हम अगले लेक्चर में फिर इसमें आगे पढ़ेंगे। तब तक आप इसको पढ़ें और साथ में दिए गए नोट्स को भी अच्छी तरह पढ़ें ताकि कोई डाउट हो तो आप पूछ सकें। थैंक यू।